स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मतलब जैसे विश्व हृदय दिवस इसमें मनाया जा रहा है और पेटेंट एजुकेशन प्रोग्राम आपके द्वारा चलाया जा रहा है एसएस आर्ट सेंटर के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? परिचय देते हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और जो भी मेरे उपस्थित यहाँ पे मित्रगण और इवन पेशेंट भी हैं उन सबका स्वागत है। तात्पर्य ये था कहने का कि पेशेंट तो रोज ही देखते हैं, कुछ मरीजों से रूबरू हुए, इंटरेक्शन हो गए, उनसे बातें करें। जो विश्व हृदय दिवस मनाने का तात्पर्य हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है और इस साल का जो थीम है वो है यूज हार्ट फॉर एक्शन। दिल की सुनिए और उसको उचित कामों में लाइए। हार्ट को शिथिल न होने। इसलिए हार्ट के बारे में एक बड़ी विचित्र बात है। जब बच्चा पैदा होता है तब से हार्ट धड़कना शुरू करता है और हम जितनी उस पर बीमारियां लाते जाते हैं उस पर दिन पर दिन समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो बी एक्टिव, एक्शन में लाएं, सही दिशा में उसका उपयोग करें। ये वर्ड हर डे का थी। रही बात पेशेंट अवेयरनेस की, तो हमें ऐसे फोरम पे हमेशा प्रिवेंटिव पार्ट की बात करनी चाहिए। प्रिवेंटिव कई स्टेजेस की होती हैं, प्राइमर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन। यानी कहने का मतलब ये है कि मर्ज होने से पहले मर्ज को रोकने के बारे में कुछ सोचा जाए। तो उससे कई बार आप लोगों से, मीडिया से मेरी बात हुई है, फिर वही कहूँगा कि इसमें जो जितनी गाइडलाइन है, अमेरिका, यूरोपियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जो हाइपरटेंशन की है, कार्डियोलॉजी की है, एक मैं भी सेक्रेटरी हूँ, तो उसकी जो मैजिक पिल कही जाती है वो 3 चीज़ें। दैट द मैजिक पिल फॉर आइडियलाइजिंग द रिस्क फैक्टर। जितनी मेटाबॉलिक डिजीज हो, चाहे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, एंजाइना पेन हो रहा हो, हार्ट अटैक हो रहा हो, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेट, वजन को ठीक करें। बस रिडक्शन इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी का वजन होना चाहिए 55 और 45 का, तो उसको रिडक्शन में कैसे करूँ। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेट, डाइट कंट्रोल, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डाइट और योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज। फिर बात यह आती है कि वजन कितना होना चाहिए। अभी एक लेडी को मैं ओपीडी करके ही आ रहा हूँ। मैं कहा, बहन जी आपका वजन ज़्यादा है। शी वॉज फ्रॉम मिडिल क्लास, पढ़ी लिखी तबके से की है। तो कहा हेटेरोडॉक्सल के बताइए मेरा कितना है। तो उसका सिंपल फार्मूला है मेल के लिए, हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100। यानी किसी की हाइट 165 सेंटीमीटर है तो उसका वजन तकरीबन 65 किलो होना चाहिए। और फीमेल के लिए है हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100, नहीं माइनस 102। दिस इज आइडियल। उसको 102 घटाना, यानी 65 वजन 65 सेंटीमीटर कोई महिला है तो उसका आइडियल वेट जो है 63 होना चाहिए। लेकिन मोटा मोटी जब हम पेशेंट को डील करते हैं, हमारे बड़े कॉर्पोरेट पेशेंट नहीं होते, तो मैं सिंपल कहता हूँ कि 100 घटा दिया। कम से कम जिसका वेट 65 होना चाहिए 80 का है, इतनी माइन्यूट चीज़ों पे ना जाके पहले उसको 65-70 के करीब तुलना है। तो रिस्क फैक्टर को आइडियलाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है। दूसरा, जो हम लोगों के कम्युनिटी में मैं कार्डियोलॉजी में प्रैक्टिस करता हूँ, तो ऐसा कई बार होता है कि अभी मैं एक पेशेंट देखा हूँ, बिलीव मी, ही वाज फ्रॉम सीतापुर। उसको पहले हार्ट अटैक हो चुका था, दवाई बंद कर चुका था, अब सांस फूलते हुए आया था। इससे रियल स्टोरी, मुझे मरीज का नाम भी याद है लेकिन नाम लेना उचित नहीं लगेगा, टेढ़ीपुलिया क्लिनिक में। तो उसने कहा कि क्या मैं दवाई पूरी ज़िंदगी में थोड़ी खाऊँगा। एंड ही वाज 70 ईयर ओल्ड। मैं क्या बाबा और क्या रिस्पेक्ट आपके पास, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन? कहा नहीं कुछ नहीं है। स्मोकिंग? कहा करता हूँ।
तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। भले ही मैं देखने के बदले फीस लिया हूँ, लेकिन राइट टाइम पे सही सलाह देना भी मेरी। तो फिर मैंने वैसे ही उसको जवाब दिया कि ज़िंदगी भर दवा खाना नहीं है तो क्या ज़िंदगी इसलिए बनी कि उसको ज़िंदगी भर सिगरेट पिए? मेरे मुझे मैं कहा हाँ सही है, दिस इज़ ट्रू, और मुझे दिखाना है तो मैं ऐसे ही बोलूँगा। मेरे आप पास आप सांस फूलते हुए आए, आपको हार्ट अटैक हुआ है, तो क्या सोच गया मैं कोई महामृत्युंजय दे दूँगा? आप सिगरेट खींचेंगे और मैं आपको ठीक कर लूँगा? तो एक ये बड़ी विकट समस्या है जो स्मोकिंग जिसको कहते हैं, यथासंभव उसको कंट्रोल करना अति आवश्यक है। ऑल्दो बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। दूसरा कोलेस्ट्रॉल का ठीक होना, बीपी कंट्रोल होना, शुगर कंट्रोल होना, लेकिन जो एक स्मोकिंग जॉब है ना, यकीन माने आप लोग, बिल्कुल मेरे विलेज टाइप के पेशेंट आते हैं और सिंस चाइल्डहुड दे आर टेकिंग सिगरेट, नॉट सिगरेट, सिगरेट कहाँ से पैसा है, बीड़ी। 30-32 साल में हार्ट अटैक होते हैं। और कुछ सरकार की अच्छी स्कीमें हैं जिससे उन लोगों का भला हो जाता है, लेकिन सबके पास वो स्कीम नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है। सरकारी जैसे इंस्टीट्यूट में भी जाए तो उसके एंजियोप्लास्टी के 65-70 हज़ार रुपये लगते हैं, इसी के आसपास। तो आयुष्मान कार्ड नहीं है और 65,000 नहीं है, तो व्हाट इज द नेट? तो हम लोग इस बारे में जागरूकता फैलाना चाहिए और समय समय से हमारी कोशिश होती है। जिस तरह से मैं डॉक्टर साहब आपको कह रहा हूँ, जिसे एसएस हार्ट सेंटर अपनी सेवाएं मरीजों को दे रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई मरीज बन के आता है तब तो हम उसको एज ए पेशेंट डील करते हैं, लेकिन जब हम डील, जैसे कोई एक्यूट एमआई का पेशेंट है, कोई हार्ट अटैक वाला है, तो उस वक्त हम उसमें रिस्क फैक्टर पे नहीं हम उस पर बात करेंगे, ना उसको हम पूछते हैं बात। उस वक्त हम इमीडिएटली उसको रिलीफ देते हैं, जो उसका लोडिंग डोज होता है, जो हिपेरिन देना होता है, उसके बाद एंजियोप्लास्टिक प्लान करनी है, जो उसको थ्रोम्बोलाइज करना है। लेकिन जब कोई ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है कि ठीक दिख रहा है, लेकिन उसने अपने एक कंसल्टेशन, कार्डियक कंसल्टेशन के लिए आया है, डॉक्टर साहब मेरा, जैसे आजकल बहुत सारे हेल्थ पैकेज चल रहे हैं, ये डॉक्टरों का कॉर्पोरेट कल्चर जो शुरू हुआ है, जो भी है, हम उस पर तो कंट्रोल नहीं कर सकते। कि डॉक्टर साहब हम अपनी रिपोर्ट कराए थे, मेरा ट्राइग्लिसराइड 324 है, एलडीएल 140 है, और थोड़ा वजन तो देख ही रहे, मैं कॉर्पोरेट काम करता हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं रात में जगता रहता हूँ, नाइट मंचिंग होती है, तो क्या करें? तो यकीन माने उसको दवा लिखने से पहले अगर जब मैं उसको 2 दवाई लिखता हूँ तो कम से कम 7-8 मिनट समझाता हूँ उसको कि क्या करें, ये तुम्हारा राइट टाइम है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए। तो उस दिशा में एक तो ये है कि जैसे हम उसको लेके खड़े हो जाए, इसको मर्ज नहीं, उसको प्रिवेंशन की बात करें, लेकिन वो भी जो कि स्टेबल कंडीशन में है, उसको प्रिवेंशन पे हम समझा सकते हैं, उसको वो बात को उसको स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं कि कैसे तुम्हें करना है। तो मैं रूटीनली भी अपने मरीजों को, जैसे मेरे यहाँ डाइटिशियन भी बहुत सारी बैठती हैं डाइटरी काउंसलिंग के लिए, लेकिन जब मैं कहता हूँ जाओ डाइटिशियन के पास, दे विल एक्सप्लेन यू कैलोरी, और एक कटोरी ये खाओ, एक कटोरी ये खाओ, लेकिन जो देसी भाषा में है कि भाई तुम सॉलिड फूड कम करो, लिक्विड डाइट बढ़ाओ, खीरा मूली सलाद बढ़ाओ, रात का खाना जल्दी खाओ, लीवर को रेस्ट दोगे तो तुम्हारे लीवर में फैट सिंथेसिस कम होगी। ये तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि रात को तो चूहे खाते, इंसान थोड़े खाते। अभी आप एम्स भी गए थे, दिल्ली के एम्स में भी गए थे, उसके वहाँ क्या ऐसा प्रोग्राम था जो जिसके बारे में आप थोड़ा सा? जी थैंक यू। ये वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में मैं एम्स भटिंडा गया हुआ था, वहाँ पे एज ए गेस्ट फैकल्टी था और एक मेरा लेक्चर था वहाँ पे, और लेक्चर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड था, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज। आर्नी एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेफिलाक्सिन इनहिबिटर। अभी ये बीपी के मरीजों में नहीं दी जाती, डिफरेंट ट्रायल चल रहे हैं, हार्ट फेलियर के मरीजों को देते हैं। तो क्या बीपी के मरीजों को हम ये दवा दे सकते कि नहीं? देंगे तो क्यों देंगे और कब देंगे? अभी डिफरेंट गाइडलाइन, जैसे हम लोग इंडियन बड़े अमेरिकन या यूरोपियन गाइडलाइन के फॉन्ड पे, उनके मतलब बहुत उनकी बातों को लेके कोट करके चलते हैं, लेकिन जितनी एशियन गाइडलाइन है, जैपनीज गाइडलाइन, जिसमें वो किया गया है कि उस दवा को बीपी के लिए यूज़ किया जाए, जो हाई रिस्क वाले पेशेंट हैं, उनको इस बात की संभावना है कि उनको होगा हार्ट की समस्याएं, तो इसी बात पे था। और एम्स का ऑडिटोरियम में था, वहाँ पे एम्स के डायरेक्टर वहाँ के भी बैठे हुए थे, इंटरेक्शन में एम्स नागपुर के भी डायरेक्टर बैठे हुए थे,
उसका नई सेक्रेटरी भी थे डॉक्टर मिथुन गुप्ता, तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा और काफ़ी फ्रूटफुल आउटकम रहा। डॉक्टर साहब कितनी बीपी होने के बाद लोगों को दवा चालू कर देनी चाहिए? सवाल बड़ा अच्छा है आपका, लेकिन इसका जवाब एक लाइन में देना खतरनाक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 10 लोग बैठे हैं, हमने 10 का बीपी लिया, ये मैं आवश्यक बात बता रहा हूँ, बीपी आया 140/90। अब वो किसी के लिए नॉर्मल नहीं है, किसी के लिए एबनॉर्मल है, और किसी के क्या है फिर अगर जब 140/90 आया तो मैं अब उस पर पूछूंगा सवाल, ये तुम्हें कब से है? तुम्हें फैमिली हिस्ट्री हार्ट प्रॉब्लम की है, बीपी की है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल कैसा है, उसका बीएमआई देखूंगा, बॉडी वेट देखूंगा, उसके रिस्क फैक्टर स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, सब कैलकुलेट करूंगा, डायबिटीज़ है कि नहीं। अगर जो ये सब नहीं है तो 140/90 वाले को मैं ये कहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे जाओ, ये तुम्हारा नॉर्मल आ जाएगा। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से एक डैश ईटिंग हैबिट कहते हैं, डाइटरी एडॉप्शन टू स्टॉप हाइपरटेंशन। कितना कम होगा? सिस्टोलिक 10 से 12 कम हो जाता है, डायस्टोलिक 5 से 6। तो यानी कि अगर जो हमारे पास रिस्क फैक्टर नहीं है और डे 1 पे 140/90 पे आए हैं तो इसका और हम कंट्रोल करेंगे 6 to 12 into 130, 80, 85 आ जाएगा। लेकिन 140/90 वाला ही बैठा है मेरे सामने, हट्टा कट्टा बैठा, कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन मैं पूछूंगा तुम डायबिटिक हो? कहाँ है? लिपिड प्रोफाइल उसका देखा, LDL बढ़ा हुआ है। स्मोकिंग करते हो क्या भैया? हाँ करते हैं, कभी कभी पी लेते हैं साहब, कभी रोज थोड़ी पीते, कभी कभी पीते हैं, सोशल स्मोकर है। ठीक, लाइफ स्टाइल कैसी है? रात तक खाते रहते हैं, क्या करें, काम ऐसा है। तब वो मेरे लिए ऐसा कैंडिडेट है, मैं उसको इमीडिएटली लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ मुझे उसका बीपी 130 के नीचे लाना ही है। तो जो लो डोज मेडिसिन की ज़रूरत होगी, उसका हार्ट रेट, बीपी, उसके इको ECG के हिसाब से वो मैं दूंगा, इसलिए उसमें बस लाइफ स्टाइल पे मैं नहीं छोड़ूंगा। और वैसे बीपी जो कहा जाता है नॉर्मल, सामान्यतः 120/80 कहा जाता है, 130/80 भी नॉर्मल, उसको हाई नॉर्मल कहते हैं। उसमें कोई गाइडलाइन ये नहीं कहती कि आप दवाई दो। और अभी एक इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन है, इसका मैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी, उसकी गाइडलाइन हमने पब्लिश किया है, और उसके CV सेक्शन का मैं एडिटर भी था। इंडिया 3 लोग थे, डॉक्टर MK दास, डॉक्टर आदित्य कपूर और एक मैं था। तो उसमें बात कही गई है कि आपके पास रिस्क फैक्टर नहीं है और इनिशियल प्रेजेंटेशन 140-50 तक का भी है, तो आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को फेयर चांस दें। लेकिन प्रेजेंटेशन के वक्त ही आपको LV हाइपरट्रॉफी है, प्रेशर ओवरलोड है, सांस फूल रही, तब एक्सपेरिमेंट मत करें। और एक बड़ी एक विचित्र बात है, आप लोग मीडिया में कहीं ना कहीं डालोगे, और 10 मरीज में से 9 कहता है कि साहब एक बार दवा शुरू हो गई तो फिर क्या होगा, ये तो पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। तो उसका आसान भाषा मेरा जवाब ये था, तुम सिक्के के एक पहलू को पूछ रहे हो, दूसरे पहलू को नहीं पूछ रहे हो कि नहीं खाओगे तो क्या होगा। मैं कल कैसे जानता हूँ? डॉक्टर साहब जैसे कि कोरोना के बाद हाई बीपी के मरीज क्या ज़्यादा हुए हैं? देखिए, बीपी से डायरेक्ट इसका कोरोना का रिलेशन नहीं रहा है। बेसिक कोरोना प्रॉब्लम ये वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन और थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है। तो जो हार्ट अटैक जैसी चीज़ें वो बढ़ने लगी। कोरोना से जो स्ट्रेस हुआ, एक स्ट्रेस बीपी के लिए रिस्क फैक्टर है। जो एंडोथेलियम में चेंजेज आते हैं थ्रोम्बोटिक, वो उसका रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन के लिए। तो इंसिडेंस बढ़े हैं, लेकिन जैसे आप हार्ट की डायरेक्ट प्रॉब्लम के इंसिडेंस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एंजाइना के जो इंसिडेंस देखेंगे, उसके मुकाबले हार्ट बीपी उससे रिलेटेड चीज़ है, बिल्कुल बड़ा है, लेकिन जो मूलतः बढ़ोतरी आई उसमें एम्बोलिज्म और थ्रोम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, उसकी वजह से है कोरोना के बाद। हालांकि कोरोना पुरानी कहानी हो गई, बीच में बहुत सारी मीडियम चीज़ें आई थी। इस समय पिछले कुछ सालों की अपेक्षा इस साल ज़्यादा हार्ट के पेशेंट ये होगा तो डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ा ब्रेड बटर है। मरीज बढ़ रहे हैं, हम क्यों प्रिवेंशन की बात करें। लेकिन देखिए, नेचुरल कोर्स किसी डिजीज़ का है कि वो बचाव की रास्ते बढ़ती है, उसके मरीज बढ़ते हैं, इसलिए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे डिस्कस करना ज़रूरी है। आपने डेमोग्राफी की मैंने बात की कि इंसिडेंस क्या है। डेमोग्राफी आप देखोगे तो अभी जो मैं कल बोल के आया हूँ, उसमें एक मेरी PPT कि अगर जो हम बीपी को ठीक कंट्रोल करते हैं, 120/80 लगते हैं, हम लोगों को उसको डेली डेली एडजस्टेड लाइफ ईयर DALY
तो ये डाटा है कि जब बीपी को 120/80 रखते हैं तो हमारी लॉन्गिविटी जाती है अप टू 76 to 78 ईयर्स। अगर जब उसको 140 के करीब ला देते हैं, वेल कंट्रोल नहीं रखते हैं, देन इट इज़ कमिंग 65 ईयर। एंड इफ इट इज़ नॉट वेल कंट्रोल गोइंग अबव द 160, और हमारा तो रहता ही है डॉक्टर साहब, ऐसे ही रहता, हमें कुछ नहीं होता, 160 पे हम नॉर्मल है, देन लाइफ स्पैन इज कमिंग अप टू 50 ईयर्स। तो जितने रिस्क फैक्टर देखेंगे ना आप, सीवी रिस्क जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निक, कार्डियोवास्कुलर रिस्क, यानी कि हार्ट और नसों की बीमारी होगी, तो हाइपरटेंशन उसमें सबसे ड्राइविंग सीन। तो बीपी का वेल कंट्रोल होना अति आवश्यक है। रही बात डेमोग्राफी की, तो पहले ये प्रॉस्परस लोगों की बीमारी कही जाती थी, अब तो गांव के मरीज भी ऑलमोस्ट कम्पीट कर रहे हैं उसमें कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, और विलेजेस को भी बहुत हो रहा है। रही बात की कंट्रोल का इंसिडेंस क्या है, तो अगर 100 मरीज का पेशेंट के बाद कितनी दवाई लेते हैं और कितनी दवाई लेते हैं तो कितना कंट्रोल रहता है, तो उसमें से तकरीबन 30 से 40% दवाई लेते हैं, और जो दवाई लेते हैं उसमें तकरीबन 12 से 15% का वेल कंट्रोल है। डॉक्टर साहब एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाहते हैं, बहुत से लोग चैनल को हम लोग के देख रहे होंगे, उनको ऐसा जैसे कि गांव देहात में बहुत से लोग होते हैं अनपढ़ होते हैं, और मोबाइल में तो सब देख लेते हैं, पिक्चर आएगी वो भी देख लेंगे, समझ लेंगे कि हिंदी भाषा होता है, तो कुछ ऐसे बात बताएं जिससे कि और लोगों को, जनता को भी फ़ायदा इससे मिले और इस बीमारी से थोड़ा बच सके। भाई हम अगर जो मान लीजिए गांव में रह रहे हैं, तो हमारी जो पहले स्ट्रेस फ्री लाइफ थी हम उसको क्यों नहीं अडॉप्ट करते। यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ लोग बड़े हैं, वो पहले सूर्यास्त के बाद चूल्हा नहीं जलता था, खाना बंद। आखिर उसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि हम सूर्यास्त के बाद नहीं खाएंगे, हमारा लीवर को 12 घंटा रेस्ट मिलेगा। जब लीवर को रेस्ट मिलेगा तो फैटी लीवर नहीं होगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगी, एलडीएल नहीं बढ़ेगा, जो एक मेजर रिस्क फैक्टर नहीं आएगा। तो रहे हैं गांव में, लेकिन मोबाइल शहर वालों से ज़्यादा चला रहे हैं, ठीक, कंपटीशन में लगे हुए हैं। तुम तो वही कर रहे हो जो हम करते हैं। तो जो सामान्यतः लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल और सोशल इंटरेक्शन, जो गांव में एक सोशल इंटरेक्शन होता था, जो चौपाल होता था, अपनी बातों को